इनको महसूस हुआ, क्यों इनको लगा कि हमें भी राजनीति में उतरना चाहिए, हमें भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? आप जब विकास ही नहीं करवा सकते हैं, आप क्षेत्र के लिए समय ही नहीं दे सकते हैं, आप लोगों को भेड़ चाल में ही रखना चाहते हैं, तो ये अब संभव नहीं है। जब तक नौकरी कर रहे थे तब तक डॉक्टर साहब को कोई भी कमी दिखाई नहीं दी, तब तक डॉक्टर साहब जो है इन नेताओं के खिलाफ बोलते हुए दिखाई नहीं दी। अब चुनाव ही नज़दीक है, डॉक्टर साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो अब उनको सारी कमियां नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति साधनी है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो वो अब से पहले क्यों नहीं सक्रिय हुए, उन्होंने अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ दिया? अब ये समय है कि मैं यहाँ राजनीति में आकर के लोगों के साथ जुड़ूं। हजारों लोगों ने मेरे घर आकर के रिक्वेस्ट किया। तो लालसा बहुत ज़्यादा है कि हम विधायक बने। सेवा तो आप उप निदेशक के रूप में भी कर चुके हैं, तो राजनीति में आना ही क्यों जरूरी समझा आपने? निर्दलीय ही चुनाव लड़ना सबसे बेहतर है, और लोगों ने भी यही कहा निर्दलीय ही लड़ोगे तो ही हम आपके साथ। क्यों मान रहे हैं कि जनता आपको चुनेगी, आप जनता के पास फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन? आप आज के समय में ठीक से कोई आदमी ये भी नहीं बता सकता कि इस टाइम विधायक हमारा किस पार्टी का विधायक चल रहा है। उन नेताओं का क्या होगा जो कहते हैं कि हमारी शुरुआत ही 10,000 वोटों से, 20,000 वोटों से होती है, तो उन नेताओं का क्या होगा? आप कहते हैं कि जनता हमारे साथ। वोट लिया, विधायक बने, गायब हो गए। के लुभावने वायदे करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, एक तरीके से जनता के हाथ में झुंझुना थमा देते हैं कि अब भरोसा करे क्यों जनता आप पर? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे चर्चित सीटों में से एक महेंद्रगढ़। 2024 की चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं और नए नए जो है चेहरे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास बातचीत में है डॉक्टर भूप सिंह यादव, जो उप निदेशक रह चुके हैं पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट के विभाग के हरियाणा सरकार में। खास बातचीत में क्योंकि फिलहाल के दिनों में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बड़े जो है सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सारी बातचीत करेंगे, तमाम सवाल करेंगे, क्या जो है उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, क्यों इनको महसूस हुआ, क्यों इनको लगा कि हमें भी राजनीति में उतरना चाहिए, हमें भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्या जो है लक्ष्य, और कैसे अपने से पहले जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, उन धुरंधरों के बीच टक्कर दे पाएंगे। तमाम सवाल करेंगे, तमाम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार प्रिंस साहब। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या उद्देश्य लेके उतरे हैं? उप निदेशक रहे हैं हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी विभाग के। क्या आपके मन में आया, क्या विचार बना कि हमें 2024 के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उतरना चाहिए? लामा जी, आप देखेंगे कि हरियाणा में चुनाव आते हैं तब कुछ नेता इस क्षेत्र में नज़र आते हैं जी, और ऐसा होना कभी कभी दिखाई देने से क्षेत्र का विकास एकदम से नीचे चला जाता है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भी आप चारों तरफ आप खुद भी घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए। कोई भी लिंक रोड, एक भी लिंक रोड ऐसा नहीं है आपके यहाँ क्षेत्र में जो कि ठीक कंडीशन में हो। गांव के क्षेत्रों में पानी पीने का तक उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे गांव में ऐसी हालत है कि कभी 2-2, 3-3 दिन में पानी उपलब्ध होता है। क्षेत्र के अंदर न कहीं मेडिकल सुविधाएं नाम की चीज़ नहीं है। मतलब ये क्षेत्र में देखा जाए, यदि प्राइवेट सेक्टर को आप छोड़ दें तो कहीं भी आपको मेडिकल सुविधाएं दिखाई ही नहीं देंगी। महेंद्रगढ़ में आप जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर, आप देखेंगे वहाँ पूरे डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर हैं तो वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन है तो वहाँ पे रेडियोग्राफर नहीं है, रेडियोग्राफर है तो दोनों जो है ना कि अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन तो कभी यहाँ पे देखी ही नहीं गई। और जब डायग्नोसिस ही ठीक नहीं होगा तो इलाज किस तरह से संभव है, आप बताइए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ भी बिल्कुल चरमराई हुई हैं, ये मानिए आप। दूसरा, आपने बताया कि धुरंधर, देखो धुरंधर रहे हैं अपने समय के, लेकिन अब समय है बदलाव का। आप जब विकास ही नहीं करवा सकते हैं, आप क्षेत्र के लिए समय ही नहीं दे सकते हैं, आप लोगों को भेड़ चाल में ही रखना चाहते हैं, तो ये अब संभव नहीं है। अब समय बदलाव का है और समय बदलाव का चाहता है कि लोगों को विकास चाहिए, हर क्षेत्र में विकास चाहिए। उनको मेडिकल सुविधाओं के अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा उनको चाहिए शिक्षा में भी सुधार। आप क्या देख रहे हैं, हर गांव में, हर तीसरे गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा कहाँ पढ़ेगा? क्या प्राइवेट स्कूलों की लाखों फीस वो दे पाएगा? नहीं दे सकता।
इसलिए भी आप देख सकते हैं कि ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में भारी सुधार की। ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्कूलों में अध्यापक हैं वो टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड हैं, लेकिन आप 4 सब्जेक्ट के टीचर रखो, 2 के ना रखो स्कूल में, तो कोई भी माँ बाप आज के समय में जिनके पास 1 या 2 बच्चा है, ऐसे स्कूल में बच्चे को भेजना ही नहीं चाहेगा कि जहाँ पर पूर्ण शिक्षा उपलब्ध ना हो। डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूँगा आपको। आपने जिक्र किया स्वास्थ्य सुविधाओं का, जो आपने जिक्र किया शिक्षा व्यवस्था का, आपने जिक्र किया सड़कों की व्यवस्था का, आपने मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया, लेकिन जब तक नौकरी कर रहे थे तब तक डॉक्टर साहब को कोई भी कमी दिखाई नहीं दी। तब तक डॉक्टर साहब जो है इन नेताओं के खिलाफ बोलते हुए दिखाई नहीं दी। अब चुनाव नज़दीक है, डॉक्टर साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो अब उनको सारी कमियां नज़र आ रही हैं क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति साधनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो नेता कह रहे हैं कि कमियां नज़र नहीं आई, देखो सरकारी सिस्टम में जब आप जॉब कर रहे हैं तो आप सरकारी नियमावली से बंधे हुए होते हैं। आप चाह कर के भी उस नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकते। या तो आपको नौकरी छोड़नी चाहिए या फिर आपको बोलना है तो रिज़ाइन करिए, आप तभी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। मैं एक अनुशासित कर्मचारी अधिकारी के रूप में यहाँ कार्य किया है। मैं उन अनुशासन के बाहर जा कर के कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि सरकार की और किसी दूसरी एजेंसियों की बदनामी हो, क्योंकि मेरे को वहाँ से सैलरी मिलती थी और उस प्रतिज्ञा मैंने ली थी कि मैं पशुपालकों के हित में ये काम करूँगा। जहाँ तक सरकार के द्वारा मुझे टारगेट्स दिए गए पशुपालन विभाग में, उससे मैंने सैकड़ों गुना काम करके दिखाया, क्योंकि ये मेरा विभाग था। जहाँ पे पालड़ी पनियारा गांव जैसे गांव को हमने मुर्रा विलेज बनाया, तो हरियाणा में सबसे अधिक उपनिदेशक रहते, सबसे ज़्यादा बीमा करके और घर घर हर पशु को टीकाकरण करके मैंने पशुपालकों को सबसे अधिक लाभ पहुँचवाया। एक और सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। कहते हैं अक्सर कि डॉक्टर साहब अब से पहले कहाँ थे? अगर उनको वास्तव में ही क्षेत्र की जनता के प्रति इतना गहरा दुख था कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो वो अब से पहले क्यों नहीं सक्रिय हुए? उन्होंने अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसे भी जो सवालात, ऐसे भी आरोप आप अक्सर लगते रहते हैं। देखो, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं पूरे एरिया में समाज के बीच में हर ब्याह शादी दुख दर्द में हमेशा पब्लिक के बीच में रहा हूँ, और इस समय के दौरान मैं पब्लिक की कठिनाइयों को जाना अच्छी तरह से। और तभी मैंने ये देखा कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो हमारे क्षेत्र के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब ये समय है कि मैं यहाँ राजनीति में आकर के लोगों के साथ जुड़ूं, उनके दुख दर्द को हिस्सा बनूं और उनके लिए काम करूं। जी, तो डॉक्टर भूप सिंह यादव हमारे साथ खास बातचीत में और सवाल करते हैं, तमाम जो है क्षेत्र के मुद्दे उनको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही रहेगा। आप बातचीत कर रहे हैं महेंद्रगढ़ की, लेकिन 45 साल से जो है 2 नेताओं का राज रहा है। 5 बार जो है रामविलास शर्मा रहे हैं, 4 बार जो है आपका जो कार्यकाल मिलाकर रावदान सिंह जी रहे हैं। तो इनके बीच अपनी क्या पोजीशन देख रहे हैं? क्योंकि आप तो इस क्षेत्र में नए हैं, अचानक से जो है रिटायरमेंट हुए और मैदान में उतरे हैं, तो उनके बीच क्या स्थिति देख रहे हैं आज के दिन? अपनी पोजीशन क्या देख रहे हैं? मैं अपनी पोजीशन बहुत ही साउंड देख रहा हूँ। और जो 45 साल की बात आप कर रहे हैं, 45 साल में इस इलाके में कहाँ डेवलपमेंट हुआ आप वो देखिए। लोगों में इस बात की भारी नाराज़गी है कि चाहे वो 25 साल वाला विधायक हो, चाहे वो 20 साल वाला विधायक हो, दोनों ने ही इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य ठीक से किया नहीं है। और मैंने बताया आपको, सड़कों का जिक्र किया, आप किसी भी गांव में लेंगे। मैं अभी मुडान गया था पीछे, अब मैं भुरजट गया था, मैं अभी कल जो है ना कि यहाँ पे गया था, आपके जोनावास गांव में गया था, मैं 1-2 दिन पहले नीची भांडोर में गया था। मतलब मैंने करीब 88 गांव मैंने विजिट किए इस क्षेत्र के। और लोगों के बीच में जहाँ तक आप कह रहे हैं अब आए हैं, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, नानकवास गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में पैदा हुआ। आपके बीच में महेंद्रगढ़ में रह रहा हूँ बहुत लंबे समय से। मेरे को कौन आदमी ऐसा है कि मेरे को, मेरी नीतियों को, मेरे आचार को और मेरे व्यवहार को कौन नहीं जानता इस क्षेत्र में? ये जो लोग कह रहे हैं नए हैं, ये तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि एक चैलेंज हमारे सामने आया है, और ये चैलेंज ऐसा आया है जिसको हम चेज नहीं कर पाएंगे, हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि पहले राजनीति में आना चाहिए था। ये किसने कहा राजनीति में आने का कोई समय निर्धारित किया गया है कि 20 साल की उम्र में आना, 25 साल की उम्र में आना? मैं अभी आपको एक चीज़ खास बात बताता हूँ कि यहाँ के 2 विधायक रहे, रामविलास जी और दान सिंह जी, क्या इन्होंने नहरी पानी जो कि हरियाणा में अभी उपलब्ध है, क्या उसको बराबर बंटवारा करने के लिए एक बार भी कभी कोशिश की यहाँ के लोगों के लिए? आप कुरुक्षेत्र का किसान, अम्बाड़ा के किसान,
या डब्बावाड़ी का किसान साल में 4-4 फसल उगा रहा है। महेंद्रगढ़ का किसान अपने खेत में पानी देना तो दूर, बच्चों को और अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तरस रहा है। तो हमें यदि लोगों ने विधायक बनाया तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस पे काम करूंगा कि हरियाणा में उपलब्ध पानी का बिल्कुल बराबर से बराबर बंटवारा होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी सुने कि ये अन्याय हो रहा है महेंद्रगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ कि यहाँ पर नहरी पानी का बराबर बंटवारा नहीं हुआ है। न हुड्डा साहब ने किया, न खट्टर साहब ने किया। क्या इन नेताओं की मंशा नहीं है, आप जिस प्रकार कह रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर विकास हो, सुविधाएं मिले? क्या इन नेताओं की मंशा नहीं रही आज तक? आपको साफ दिखाई दे रही है। आप अभी महेंद्रगढ़ शहर क्रॉस करके आए होंगे, आप सतनाड़ी चौक से शुरू हुए होंगे आप, और मेरे घर तक ये महेंद्रगढ़ शहर का एंड भी हो जाता है। आपको कहीं अच्छी रोड नज़र आई? कहीं पर आई? नहीं है ना। दूसरी बात, आप देखिए जब यहाँ बारिश होती है तो सारे सीवर ओवरफ्लो करते हैं, कीड़ी की चाल चलते हैं। 5-7 साल तक इस चुनाव में भी यही मुद्दा बना लें, अगले चुनाव में भी यही मुद्दा बना लें। मेरे को यदि पब्लिक ने विधायक बना तो सबसे पहले मैं गांव में हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीवर डलवाने का काम करूंगा, और उनको पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, और उनकी अच्छी सड़कें हों, और उनके जो गाँव में स्कूल हैं उनके अंदर पर्याप्त अध्यापक हों, ताकि हर सब्जेक्ट का टीचर हो तो हर बच्चे को शिक्षा सरकारी सिस्टम में गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ करके आगे बढ़ सके। डॉक्टर साहब को बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो विधायक बनना चाहते हैं, बड़ी जो है प्रबल इच्छा है। आप कहते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो ये करवा देंगे। आपको वही कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक तरीके से कहें तो लालसा बहुत ज़्यादा है कि हम विधायक बने? ये लालसा नहीं है जी। मैं विधायक के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ये पब्लिक की डिमांड पे खड़ा हूँ। मेरे को हज़ारों लोगों ने मेरे घर आकर के रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब अब आपने एनुअल हस्बेंड्री में जितना अच्छा काम करके दिखाया है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है, आप ये काम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप आओ। तब मैं इस फील्ड में आया हूँ, और मेरी कोई लालसा नहीं है। मेरे घर में हम सब लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट हैं। देखो, मैं एक डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हूँ, मेरी वाइफ CDPO है, मेरा एक बेटा सिविल सर्विसेज में है, मेरी पुत्र वधू एक MD डॉक्टर है, मेरा दूसरा बेटा PhD डॉक्टर है, मेरी पुत्र वधू दूसरी है वो PhD कर रही है अभी JRF लेकर के। परिवार में सब लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट हैं, वो बहुत वेल टू डू है। परिवार में खेती बाड़ी का भी पारिवारिक रूप से भी हमारे गांव में, हमारे आसपास ही गांव में हमारे पास खेती की काफ़ी ज़मीन है, और हमें इस चीज़ की कोई लालसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, और इन लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ, राजनीतिक रूप से भी जागरूक और आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। सेवा तो आप उपनिदेशक के रूप में भी कर चुके हैं, तो राजनीति में आना ही क्यों ज़रूरी समझा आपने? सेवा वैसे भी की जा सकती है, तो सेवा या फिर राजनीतिक माध्यम से ही सेवा हो, ऐसा तो कोई कंपलसरी भी नहीं है। देखो लंबा जी, बात ऐसी है कि सेवा करने का एक लेवल क्षेत्र होता है, ठीक है। जब आप उपनिदेशक हैं, आपको एक लिमिटेड सर्कल होता है, आप उसमें सेवा कर सकते हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र में आपके पास में सेवा की अपार संभावनाएं होती हैं। आप हर डिपार्टमेंट के काम में इंटरेस्ट ले सकते हैं और उस काम को संपन्न करवा सकते हैं। और हमारे लिए पॉलिसी कहाँ बनती है? मान लो मैं समाज के लिए कुछ काम करना चाहूँगा, लेकिन पॉलिसी समाज के अगेंस्ट बनी हुई हो, तो आप कैसे करोगे? आप जब विधानसभा में जाओगे तो वो पॉलिसी आप पब्लिक के हित वाली बनवाएं, तब जा कर के पब्लिक हित में आप अच्छा काम कर सकते हैं। यही मैं चाहता हूँ। जो नहरी पानी का जरा बराबर बंटवारा है, यदि विधानसभा में बार बार और समय पर ये क्वेश्चन उठाया होता कि महेंद्रगढ़ जिले का 22वें जिले के हिसाब से जितना पानी बनता है वो दिया जाए। क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं पब्लिक के लिए? यहाँ के लोग मेहनती नहीं हैं, यहाँ के लोग देश प्रेमी नहीं हैं। यहाँ के क्षेत्र जो साउथ हरियाणा है, वैसे तो पूरा हरियाणा के लोगों की कुर्बानी देश के लिए हमेशा सर्वोपरि रही है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा क्षेत्र तो फौजियों की खान है। वो बेचारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनके माता पिता भाई यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं जो बेरोजगार रह गए हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास पानी उपलब्ध नहीं। जब वहाँ वो युद्ध के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, और यहाँ इतने मेहनती हैं कि यहाँ खेती में भी वो सोना उगला सकते हैं। यदि इनको पानी पूरा उपलब्ध करा दिया जाए तो ये एरिया भी एक संपन्न एरिया कहलाएगा, बैकवर्ड का तबका यहाँ से हट जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब कहाँ से इच्छा कर रहे हैं, कहाँ इच्छा जाहिर कर रहे हैं अपनी? कौन सी पार्टी में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, कौन सी टिकट लेंगे? क्योंकि बहुत प्रबल दावेदार हैं हर पार्टी से, तो आप कहाँ से इच्छा लगा रहे हैं अपनी? लंबा जी, ऐसा है
पार्टी वाले कैंडिडेटों को आपने बहुत बखूबी देख लिया यहाँ पर, और दोनों के अंदर बहुत अच्छी संधि को भी आपने देख चुके हैं। क्या आप आज के समय में ठीक से कोई आदमी ये भी नहीं बता सकता कि इस टाइम विधायक हमारा किस पार्टी का विधायक चल रहा है? एनालिसिस करने पे सबको एक पार्टी का नाम पता लग जाएगा, विधायक उस पार्टी का है, लेकिन पहले वाला विधायक रहा है, ये विधायक रहा, कभी आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं आजकल कि विधायक कौन सी पार्टी का है। तो पार्टियों में और इन पार्टियों में इन लोगों ने मजबूती से पकड़ अपनी पार्टी के अंदर, वोटर पे नहीं है पकड़, लेकिन पार्टी पर इन लोगों ने अपनी पकड़ बनाई हुई है, वो सभी को पता है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ऐसे में निर्दलीय ही चुनाव लड़ना सबसे बेहतर है, और लोगों ने भी यही कहा निर्दलीय ही लड़ोगे तो ही हम आपके साथ हैं। तो मैं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में ही चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि सबका साझा का कैंडिडेट रहूं। मेरे पे किसी कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनलो या अन्य कोई पार्टी जो भी है, उनका किसी का लेबल नहीं होगा, और ताकि लोग निस्वार्थ होकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसी भावना से आगे भी जुड़े रहेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब आपको क्यों लगता है कि जनता की जो फर्स्ट चॉइस या फिर जनता के पास ऑप्शन सिर्फ आप ही रहेंगे? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर बात करें तो अनेक प्रत्याशी हैं ऐसे आपसे जो पहले राजनीति में सक्रिय हैं, काफ़ी लंबी जो राजनीति की है, उनमें से कुछ प्रत्याशी तो ऐसे भी जिन्होंने पिछली बार भी अपना भाग्य आजमाया और बड़े जो है अच्छे वोट बैंक के साथ, हालांकि हार गए लेकिन अच्छा वोट बैंक उन्होंने हासिल किया। तो इस स्थिति में अपने आप को क्यों मान रहे हैं कि जनता आपको चुनेगी, आप जनता के पास फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन है? देखो, मैं कुछ कैंडिडेट निर्दलीय अपने आप आते हैं, मैं अपने आप यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ हूँ जी। मेरे को पब्लिक ने कहा है कि चुनाव लड़िए आप, मैं पब्लिक का नुमाइंदा बन करके आना चाहता हूँ, और जब पब्लिक ने मुझे कहा है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रजातंत्र है यहाँ पर, हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन आप खुद भी गांव में घूमेंगे, देखेंगे कि अब आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी चारों तरफ कि डॉक्टर भूप सिंह, डॉक्टर भूप सिंह, डॉक्टर भूप सिंह। तो मान के चलिए कि जनता निश्चित रूप से 100% साथ देगी आपका? 100%। मेरे को जितनी उम्मीद थी उससे हजारों गुना ज़्यादा लोगों ने समर्थन दे रहे हैं मेरे को, और यही समर्थन मेरे लिए बहुत बड़ी एनर्जी का रूप में काम कर रहा है। और मैंने भी अब निश्चय पहले जो किया था उसको और दृढ़ता से आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि अब पब्लिक के हित का काम करने का सही समय आ चुका है। जी, तो डॉक्टर साहब उन नेताओं का क्या होगा? क्योंकि आप राजनीति में अभी आए हैं, इस विधानसभा चुनाव के समय के दरमियान आप राजनीति में उतरे हैं, लेकिन उन नेताओं का क्या होगा जो बड़े लंबे अरसे से महेंद्रगढ़ की राजनीति को जो पिरो रहे हैं, संजो रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारी शुरुआत ही 10,000 वोटों से, 20,000 वोटों से होती है? तो उन नेताओं का क्या होगा? आप कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, और तमाम पार्टियों के नेता, अलग अलग नेता हैं, सभी कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारी पार्टी के साथ है। तो क्या तालमेल बैठेगा ये? देखो, आप उन नेताओं की जिनकी बात कर रहे हैं, यदि उन्होंने जनता को समय दिया होता, जनता का काम किया होता, तो जनता उनसे लगाव रखती। लेकिन वोट लिया, विधायक बने, गायब हो गए। ये राजनीति, अब पढ़े लिखे युवा आ गए हैं, हमारे उनके पेरेंट्स को भी युवाओं ने जागरूक किया है कि ये भेड़चाल बंद कीजिए आप, कि ये जातिवाद पे हम वोट दे देंगे, अब की बार उसको पार्टी वाइज के वोट दे देंगे। कई लोग जातिवाद की बात करते हैं, फिर किसी दूसरे नेता के पीछे भी लगे रहते हैं। अब ये भी देखा, ये सब चीज़ें, दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा, और लोगों को चाहिए विधायक उनका हो, उनके क्षेत्र में पैदा हुआ है, उनके क्षेत्र में ही रहे, ऐसे विधायक की हर आदमी की इच्छा होती है। और हमारे लोगों ने भी इसी भावना से अब की बार डिसाइड किया है कि भाई डॉक्टर भूप सिंह हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे बीच में रहते हैं महेंद्रगढ़ में, इसलिए इनके साथ जुड़ेंगे हम सब लोग। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा हो, पीछे का माहौल देखा हो, अक्सर पूरे हरियाणा में भी देखा होगा, कई जो है ऐसे ऑफिसर लाइन के लोग जो राजनीति में उतरे और जनता ने उनको सर आंखों पर बिठाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में भी ये लालसा आई हो कि हाँ, हम भी ऑफिसर लाइन से जुड़े हुए इंसान हैं, हमारा पूरा परिवार जो ऑफिसर लाइन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता में हम अगर आते हैं, राजनीति में अगर हम उतरते हैं, तो जनता भी हमें उसी प्रकार प्रेम देगी, उसी प्रकार सर आंखों पर बिठाएगी? लंबा जी, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि पब्लिक के बीच की ही रही है ना। हम जब क्षेत्र में अपने गांव में थे, तो आसपास के गांव के लोगों की भलाई के लिए भी हमने हमेशा कार्य किया। मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचाओं ने भी, सभी ने खूब लोगों के लिए काम। भाई मेजर सूरत सिंह है, डॉक्टर हैं यहाँ पर इस क्षेत्र के जाने माने, और चिकित्सक के साथ साथ में वो अच्छे समाज सेवी भी हैं।
उनका भी लोगों से लगा हुआ है, आर्मी से उनका बैकग्राउंड है, फौजी भाइयों के बीच में भी उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इस समय हमारे एक्स सर्विसमैन लीग जो है महेंद्रगढ़ की है यहाँ की, उसके प्रधान भी हैं। तो लोगों ने तो मेरे को ही नहीं, इस बात के लिए मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी लोगों ने बहुत प्यार से, लगाव से समाज में ऊंचा दर्जा दिया है। तो समाज के लोगों का एहसान हम कभी भूल नहीं सकते इस बात के लिए। और जहाँ तक बात है कि आप कह रहे हैं कि अभी अभी अफसर बने हैं, वही राजनीति में ऑफिसर्स होने का एक फ़ायदा आपको अवश्य ही मिलता है कि आपको कुछ कायदे कानूनों का बहुत बेहतरी से ज्ञान होता है। आपको ये भी पता होता है कि कौन सा काम किस चैनल से कैसे होगा। उसको ये भी पता है किसी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए एक डीपीआर बनानी पड़ती है, उस अधिकारी को डीपीआर बनानी और बनवानी भी ठीक से आती है। सब चुनावी समय में तमाम नेता, तमाम पार्टियों के नेता इस प्रकार के लुभावने वायदे करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, एक तरीके से जनता के हाथ में झुंझुना थमा देते हैं। जनता विश्वास करती भी है लेकिन हाथ सिर्फ निराशा लगती है उनके 5 साल बाद भी। तो अब भरोसा करे क्यों जनता आप पर? देखो, मैंने तो अभी तक जनता से कोई ऐसे वादे झूठे किए नहीं हैं। ये सवाल तो उन विधायकों के लिए है जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके राजनीति में, है ना। मैं राजनीति में आ रहा हूँ तो मैं कोई चांद तारे तोड़ने की वादे नहीं कर रहा हूँ लोगों को। मैं बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं आपके शहर में अच्छी सड़कें बनवाऊंगा तो आपके शहर के सिविल हॉस्पिटल है उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन और लैब के अच्छी स्थापित करवा के अच्छे डॉक्टर्स की भी पूरी स्थापना करवाएंगे। हम यही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप जो बातें कर रहे हैं ये सारी बातें पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं, आज तक पूरी नहीं हुई। तो आपके हाथ में ऐसा कई जादू है कि आप बनेंगे और आप बनते ही करवा देंगे। जनता भरोसा करे क्यों आप पर? मैं ये जनता इसलिए भरोसा करे कि पहले वाले विधायकों ने आपको समय ही नहीं दिया और उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा आगे की, चाहे व्यापारी के रूप में रही हो किसी की, चाहे किसी के चीफ मिनिस्टर के पद के लिए रही हो, उनकी वहाँ तक ही सोच रही, उसी दौड़ में वो लगे रहे और क्षेत्र के लोगों की तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और हमारी ऐसी महत्वाकांक्षा कोई नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि हमारे क्षेत्र के हर आदमी को मूलभूत सभी सुविधाएं अच्छे से मिले और उसी पे हम काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम हैं जो इस क्षेत्र को भारी ज़रूरत है। तो नेता जो है कई कई वर्षों के राज के दौरान जो है काम नहीं करवा पाए। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। मान लेते हैं अगर आप जीत भी जाते हैं भविष्य में, कल्पना कर लेते हैं एक बार, तो आपके पास ऐसा क्या जादू की छड़ी है कि उसको घुमाएंगे और सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे, सारे काम जो है आपके एक कहने पर हो जाएंगे? निर्दलीय जो है विधायक देखे जाते हैं आज के दिन भी, तो उनकी सरकार में इतनी चलती नहीं, उनको इतना बजट नहीं मिलता है। तो आपके पास ऐसा क्या है कि आप बनते ही सारे कामों पर जो है मुहर लगवा देंगे, सारे कामों को सिरे चढ़वा देंगे? पहली बात तो मैं आपको गुलामबाजी भी बता दूं कि हरियाणा में अब की बार भी हैंग असेंबली आने वाली है, बहुमत किसी का भी नहीं होगा। निर्दलीय विधायकों की अहमियत पूरी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बजट की बात है, बजट पक्ष का हो विपक्ष का हो इंडिपेंडेंट हो, सभी विधायकों को बराबर अलॉट होता है। वो फंड पब्लिक के हित में लगना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे 4 साल के दौरान आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट का फंड लगना चाहिए था विधायक के कोटे से, वो कहीं लगा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी। इस साल हो सकता है जब से मैंने ये आवाज़ उठाई है लोगों के बीच में पिछले 1.5-2 महीने से, उसके बाद कुछ बजट कुछ गाँव में आने लग जाए या आ जाए। लेकिन वो कितना, 4 साल का तो आपने लैप्स कर दिया। 1 साल का बजट है आपके पास, अब देख लीजिए आप क्या करोगे, उसमें से कितना दे पाओगे, कितना दे पाओगे, और उसमें भी आप कितनी स्कीमें ठीक से इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी का नहीं है, लेकिन उसका हर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है। पक्ष का विधायक है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएगा। विपक्ष का विधायक है, विपक्ष का नेता कहेगा वैसी आवाज़ बोलेगा। लेकिन निर्दलीय विधायक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, वो अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो क्षेत्र की डिमांड है, उनको बेखूबी बढ़िया ढंग से उठा सकता है। डॉक्टर साहब और क्या कहना चाहेंगे, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आप सबको कंपेयर करिए। जब चुनाव हो तो अच्छाई और बुराई को कंपेयर करके वोट डालिए। किसी के दबाव में, किसी के झूठे बहकाव में आकर के वोटिंग ना करें और सच्चाई के लिए वोट करें, डेवलपमेंट के लिए वोट करें, अच्छाई के लिए वोट करें। यही कहना चाहूँगा मैं सब लोगों को।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद लांबा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इन चैनल को देखें भी अच्छे से, और जो मैंने बातें कही हैं उनको भी एनालाइज करें, और सभी अपने साथियों को भी ये बातें बताएं कि हमें सबको अच्छा करना है। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर भूप सिंह यादव उपनिदेशक रहे हैं पशुपालन और डेयरी विभाग के, अब जो है राजनीति में सक्रिय हैं पूर्ण तौर पर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और कहते हैं कि हम किसी दल पर सवार होकर नहीं चलेंगे, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जनता के प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव में मैदान में उतरे हैं, चुनावी दंगल में उतरे हैं, और कहीं ना कहीं जनता के भरोसे ही ये दंगल भी पार करेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो बातें डॉक्टर भूप सिंह यादव ने कही हैं, अपने कमेंट में राय जरूर दे दीजिए, इनके विचारों को लेकर आपका क्या कहना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।